बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट्स। कुछ महत्वपूर्ण प्रविष्टियाँ जो इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री उसके संबंध में देखिए। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट्स। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट्स क्या होता है? जब हम अपने ग्राहक को उधार माल बेचते हैं तो कुछ राशि डूब जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स कहते हैं। क्योंकि ये डूब कैसे जाती है? क्योंकि जो ग्राहक होता है उसकी आर्थिक पोजीशन, इकोनॉमिक्स कंडीशन अच्छी नहीं होती, इस कारण से पैसा डूब जाता है। कुछ समय बाद जब उसकी आर्थिक कंडीशन अच्छी हो जाती है तो वह रुपया देने में समर्थ, जो हमारा डूबा हुआ पैसा है उसको भेज देता है, समर्थ हो जाता है रुपया देने में। तो वो जो राशि जब बैड डेट से जो डूब जाती है वो प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बैड डेट से रिकवर्ड अकाउंट्स। तो इसके संबंध में देखिए क्या लिखे ही ना। कई बार ऐसा होता है कि जिस राशि को डूबत ऋण खाते में यानी बैड डेट से अकाउंट्स में लिखा जा चुका है, कुछ समय बाद यह राशि प्राप्त हो जाती है। ऐसी दशा में निम्नलिखित प्रविष्टि बनाई जाती है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट से रिकवर्ड अकाउंट्स। यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति से डूबत ऋण प्राप्त हुए हैं उनके खाते को क्रेडिट नहीं किया जाता है, क्योंकि डूबत ऋण को प्रविष्टि समय बनाते समय पहले ही क्रेडिट किया जा चुका है। यानी हमने जब पैसा डूबा था तो क्या एंट्री की थी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर का मतलब उस ग्राहक का नाम लिखा था हमने। अब इसके बाद है अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जब हम किसी मजदूर से किसी कारण से जो पहले हम खर्चा जो काम तो करवा लेते परंतु उसका पैसा देने में पैसा नहीं दे पाते उस समय पर, उसका पैसा हम अगले वर्ष देते हैं, उस लेखा करंट ईयर में पैसा नहीं देते तो उसको क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए क्या लिखे हैं? सभी व्यवसाय में कोई प्राय कुछ खर्चे ऐसे रह जाते हैं जिनका भुगतान किसी कारणों से लेखा अवधि यानी अकाउंटिंग ईयर समाप्त होने के बाद भी नहीं किया जाएगा हो, ऐसे व्यय को अद्यत्य व्यय कहते हैं। यह ऐसे व्यय होते हैं जिनका भुगतान चालू वर्ष में कर देना चाहिए था परंतु किया नहीं गया। जैसे कि किसी कर्मचारी को 1000 रुपये का मासिक वेतन दिया जाता है और वर्ष के दौरान उसे केवल 11 माह का वेतन 11,000 रुपये दिया गया, तो एक माह का 1000 रुपये जो वेतन है वो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो उसके समूह में क्या एंट्री करोगे? सैलरी अकाउंट से, यानी सैलरी तो बढ़ जाती है, खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट्स होता है, इसलिए डेबिट करोगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट? हमारा पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। तो पर्सनल का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है ये गिवर का कार्य कर रही है। क्या दे रही है? ये सैलरी दे रही है। तो देखिए क्या लिखा है? अद्यत्य व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दायित्व होता है, इसे क्रेडिट किया जाता है। इसे क्रेडिट किया जाता है क्योंकि यह उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हमने भुगतान देना है, तो यह प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता बन जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस। कई बार क्या होता है, हम एडवांस में भुगतान कर देते हैं तो उसको किसी खर्चे का एडवांस में भुगतान करना क्या कहलाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएगा। देखिए क्या लिखा है? पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अगले वर्ष से संबंधित है परंतु उनका भुगतान इसी वर्ष में अग्रिम कर दिया जाता है, इन्हें पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। इन व्ययों का लाभ अगले वर्ष उठाया जाता है, यानी खर्चे तो एडवांस में अब दे दिए परंतु इनका बेनिफिट जो मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा हमें। तो इसके संबंध में देखिए आगे क्या लिखा है? जैसे कि 1 जुलाई 2016 को एक वर्ष के लिए 1200 रुपये बीमा प्रीमियम चुकाया गया है। 1 जुलाई 2016 को निम्न प्रविष्टि करेंगे। जब हम इन खर्चा देते हैं एडवांस में तो उसके समय में क्या एंट्री कर दोगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1200 रुपये आपने 1 जुलाई 2016 को दे दिए और ये साल कब खत्म हो रहा है आपका? 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रहा है, यानी 3 महीने का आपने इंश्योरेंस एडवांस में दे दिया, प्रीपेड दे दिया। तो क्या लिखा है? जब पुस्तकें 31 मार्च को बंद हो जाएंगी तो 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 तक का 3 माह का बीमा प्रीमियम पूर्वदत्त माना जाता है, यानी प्रीपेड माना जाता है। और 31 मार्च 2017 को इसकी निम्न प्रविष्टि यानी इसकी निम्नलिखित जर्नल एंट्री कराएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 300 रुपये टू इंश्योरेंस प्रीमियम
अकाउंट्स। आप प्रीपेड इंश्योरेंस कौन सा अकाउंट? आपका पर्सनल अकाउंट है। तो क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो प्रीपेड इंश्योरेंस किसका कार्य कर रहा है? रिसीवर का कार्य कर रहा है। ये कौन सी है? प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? एसेस्ट है। कौन सी क्या है ये? एसेस्ट। और ये तो क्या लिखा है? पूर्वदत्त बीमा खाता प्रीपेड इंश्योरेंस संपत्ति होता है। इसे डेबिट इसलिए किया जाता है क्योंकि वह उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें अग्रिम भुगतान किया गया है, अतः पूर्वदत्त राशि एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता होता है। अब है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब हम कोई मशीनरी का प्रयोग करते हैं दिन प्रतिदिन, तो उसमें टूट फूट घिसावट होती रहती है, तो उसकी वैल्यू डाउन होती रहती है। इसलिए उसकी वैल्यू में जो गिरावट होती है उसके लिए क्या अकाउंट्स को लिया जाता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट्स को लिया जाता है, आरस्य खाता को लिया जाता है, ताकि जितनी घिसावट और टूट फूट हो रही है वो राशि हम इकट्ठी कर लें, और जब वो मशीनरी पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी तो हम उसके स्थान पर नई मशीनरी परचेज कर लें। तो क्या लिखा देखिए, टूट फूट और समय व्यतीत होने के कारण संपत्तियों के यानी एसेट के मूल्य में स्थायी रूप से जो निरंतर कमी आती रहती है उसे आरस्य कहते हैं। यह एक व्यावसायिक खर्चा है, यद्यपि इसका भुगतान नकदी में नहीं किया जाता। या आरस्य एक कौन सा होता है? डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट्स होता है। नॉमिनल अकाउंट्स का क्या रूल होता है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो इसलिए खर्चा इसको प्रॉफिट एंड लॉस से हम ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कौन सा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये हानि होती है इसलिए इसे डेबिट के करते हैं। संपत्ति खाते के क्रेडिट में इसका कुछ मूल्य में कमी आती है। तो आरस्य के लिए न्यूनतम प्रविष्टि करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट्स, जिस मशीनरी पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो उसको क्रेडिट कर देगा टू एसेट, क्योंकि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। इसको क्रेडिट कर दें तो एसेट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। अब इसके बाद पूंजी पर ब्याज। व्यापार की अच्छी सही स्थिति जानने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मालिक है जो पूंजी लगाई है उस पूंजी पर भी ब्याज दिया जाए, क्योंकि अगर वो व्यापार में ये राशि न लगाकर पूंजी न लगाकर बैंक में जमा करता तो उसको एक निश्चित आय प्राप्त होती। तो इसलिए ये जानना, व्यापार की अच्छी स्थिति जानने के लिए, अच्छी कंडीशन जानने के लिए हम पूंजी पर ब्याज लगाते हैं। ये बिजनेस के लिए खर्चा होता है और मालिक के लिए आय होती है। तो क्या लिखा है देखिए, व्यवसाय की सही कुशलता मापने के लिए सामान्य प्रथा है कि स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी पर व्यवसाय से ब्याज वसूल किया जाता है। ऐसा ब्याज लगाने के बाद बचे हुए लाभ को व्यवसाय द्वारा अर्जित किए गए वास्तविक लाभ माने जाएंगे। पूंजी का ब्याज व्यवसाय के लिए हानिहत है। नाममात्र खाते के विषय के अनुसार ब्याज खाते इंटरेस्ट अकाउंट्स में डेबिट किया जाता है। व्यवसाय के स्वामी की दृष्टि से ऐसा ब्याज लाभ है और ब्याज से उसको पूंजी में वृद्धि होती है, अतः स्वामी के पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाता है। तो क्या एंट्री कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इसी प्रकार जब आरएन क्या होता है? जब मालिक व्यापार से कुछ राशि या माल निकालता है तो उसको आरएन कहते हैं। जब बिजनेस उसकी पूंजी पर ब्याज देता है तो एक अच्छी लेखांकन प्रणाली के अनुसार उसके आरएन पर भी ब्याज लगाया जाए। तो क्या लिखा है देखिए, यदि फर्म पूंजी पर ब्याज देती है तो उसे व्यवसाय के स्वामी द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज वसूल भी करना चाहिए। ऐसा ब्याज स्वामी के लिए व्यय तथा व्यवसाय के लिए लाभ है, तो इसके लिए आहरण खाते को डेबिट और ब्याज खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो क्या एंट्री करोगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट्स। अब इसके बाद देखिए, मशीन लगाने और भवन निर्माण पर किए गए हुए जो एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी और ऑन द इरिगेशन ऑफ बिल्डिंग। जब मशीन हम लेते हैं तो उस पर भाड़ा देते हैं, या उसमें जो अतिरिक्त सुविधा के लिए जो कोई पार्ट्स लगवाते हैं, स्पेयर पार्ट्स लगवाते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इससे मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए क्या लिखा है, मशीन भवन व्यवसाय की संपत्ति है। मशीन के लाने और लगाने में कोई भी व्यय किया जाता है, तो जैसे भाड़ा, मार्ग,
व्यय यानी आने जाने पर जो खर्चा होता है वो स्थापना व्यय, जब मशीनरी लगाई जाती है उस पर खर्चा, मशीन को लगाने पर दी गई मजदूरी, उन सब व्ययों को मशीन खाते में डेबिट किया जाता है। तो इसे मशीनरी अकाउंट्स में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि यह व्यय पूंजीगत व्यय होता है। इसी प्रकार भवन के निर्माण पर किए गए कोई भी व्यय जैसे सामग्री का क्रय, मजदूरी का भुगतान आदि को भी पूंजीगत माना जाता है। क्या माना है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेगा इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। कोई भी व्यय जो सामग्री को क्रय और आदि को पूंजीगत व्यय मानकर भवन खाते में डेबिट किया जाता है, परंतु पुस्तकों में पहले से ही प्रदर्शित किसी संपत्ति पर किए गए मरम्मत व्यय को मरम्मत खाते में डेबिट किया जाता है। जब मशीनरी स्थापित हो जाती है, बाद में जब रनिंग कंडीशन होती है, तो जब हम खर्चे करते हैं इसकी रिपेयर पर, तो उसको किस में डालते हैं? रिपेयर अकाउंट्स में डालते हैं। तो इसके संबंध में देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा एक्सरसाइज का है 15 क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट पहले हम करवाएंगे इसे। ये किससे संबंधित है? जो हमने अभी पढ़ा है इससे संबंधित है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का, ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा एक्सरसाइज का। देखिए, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग, निम्नलिखित के लिए जर्नल प्रविष्टि बनाइए। फर्स्ट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹500 एंड ऑन मशीनरी ₹2000। डेप्रिसिएशन लगाना फर्नीचर ₹500 और मशीनरी पर ₹2000। सेकेंड ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश ₹1000 फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। जो पिछले साल बैड डेट्स हो गए थे वे पैसे अब रिकवर हो गए, वे उन पैसों की वापसी प्राप्ति होगी। अजय सिंह वाज डिक्लेयर इन बैंकरप्ट। अजय सिंह को दिवालिया घोषित किया गया था। ये ओड ₹2500 टू अस, उसने हमें ₹2500 देने थे। नथिंग वुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, उसकी संपत्ति से कुछ भी वसूल नहीं हुआ। फोर्थ ट्रांजैक्शन ₹20,000 फॉर वेजेज एंड 4,000 फॉर सैलरी आर आउटस्टैंडिंग। ₹20,000 तो वेजेज है और ₹4,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग बकाया है। परचेज फर्नीचर ₹6,000 फॉर प्रोपराइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। मालिक के लिए फर्नीचर खरीदा है ₹6,000 का और इसका भुगतान चेक द्वारा किया गया है। प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹2 लाख। तो 2 लाख की पूंजी है, उस पर 9% इंटरेस्ट चार्ज करना है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1000। आहरण पर ब्याज ₹1000 लगाना है। तो इसकी जर्नल एंट्री कराएंगे। देखिए, ये परफॉर्मा हमारा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फेलो का अमाउंट्स है। इसके बाद अमाउंट डेबिट साइड, अमाउंट क्रेडिट साइड। तो जर्नल एंट्री करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। जर्नल एंट्रीज डेट दी नहीं है, डेट के कॉलम में हम इसका सीरियल नंबर लिखाएंगे 1। तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है फर्नीचर पर। तो एक तो फर्नीचर पर है, डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और जबकि फर्नीचर कौन सा है? एसेट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट से क्या होता है? डेबिट व्हाट कम इन्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो फर्नीचर है उसकी घिसावट के कारण उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट से। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। क्या रूल है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो ये खर्चा होने के कारण इसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। इसी प्रकार जो मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाया गया है उसकी एंट्री भी क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो इन दोनों की हम क्या कंबाइंड एंट्री कर देते हैं। कंबाइंड एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट्स डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट्स टू मशीनरी अकाउंट्स
डेप्रिसिएशन पर फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने 500 रुपये, और मशीनरी पर डेप्रिसिएशन किया है 2000 रुपये। 2000 प्लस 500 2500 रुपये। अब इसकी नरेशन लिखोगे, बीइंग डेप्रिसिएशन 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 चार्ज ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी अकाउंट्स। अब इसके बाद सेकंड सीरियल नंबर की ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम ₹1000 फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। जो पिछले साल बैड डेट्स हो गए थे, डूब गए थे, वे पैसे वापस मिल गए। तो जब पैसे डूबे हुए पैसे मिलते हैं वापस, तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट्स। और ये कैसे मिले, कैश के रूप में मिले हैं। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट्स है। बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो इसके लिए क्या रोल है रियल अकाउंट्स का, डेबिट वर्ड का, मीन्स जो बिजनेस के अंदर आता है उसको डेबिट कर दो। इसलिए कैश को क्या लिखोगे, बैड डेट्स कैश, ये जर्नल एंट्री बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट्स। तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट्स। अमाउंट आ गया, इसका अमाउंट आ गया 1000 रुपये। 1000 बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट रिकवर्ड अमाउंट्स रिसीव्ड। अब इसके बाद देखिए 2 तारीख के दूसरी स्टेटमेंट के बाद तीसरी स्टेटमेंट। अजय सिंह वाज डिक्लेयर बैंकक्रप्ट। अजय सिंह को दिवालिया घोषित किया गया। दिवालिया का अर्थ है कि उसकी संपत्ति, उसके दायित्व ज़्यादा है, संपत्ति कम है, उसके जो बाहरी भुगतान है उसका भुगतान करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। ये और ₹2500 टू अस, उसने हमें 2500 रुपये देने थे। नथिंग वाज कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, उसकी संपत्ति से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये रुपये हमारे क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए, डूब गए। तो क्या लिखोगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर लिखे आते हैं, डेटर के स्थान पर क्या लिखोगे, अजय। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट्स डेबिट टू अजय सिंह। रुपीज़ कितने रुपए डूबे हैं, 2500। यहाँ लिखोगे बीइंग अमाउंट ऑफ अजय सिंह डिक्लेयर इज बैड डेट्स, डूब गई राशि। अब इसके बाद चौथी स्टेटमेंट है, ₹20,000 फॉर वेजेज एंड 4000 फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग। जब वेजेज आउटस्टैंडिंग है तो क्या एंट्री बताई थी हमने, वेजेज अकाउंट्स डेबिट टू वेजेज आउटस्टैंडिंग। और इसी प्रकार सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो क्या एंट्री बताई थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो दोनों की हम अलग अलग एंट्री कराएंगे क्योंकि ये कंबाइंड एंट्री नहीं होती। तो क्या एंट्री हो जाएगी फर्स्ट पार्ट की, वेजेज अकाउंट्स कौन सा अकाउंट्स होता है, नॉमिनल अकाउंट्स होता है। तो ये खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट कर दिया खर्चे को हमने टू वेजेज अकाउंट्स कौन सा हमारा पर्सनल अकाउंट्स है। पर्सनल अकाउंट्स का ये गिवर का कार्य कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसकी हमने बकाया राशि देनी है। तो वेजेज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी है। तो अमाउंट कितना दिखाया है वेजेज का उन्होंने दिखाया, बकाया राशि बकाया मजदूरी है 20,000 रुपये। 20,000 बीइंग वेजेज ड्यू मतलब बकाया, बीइंग वेजेज ड्यू। अब इसी प्रकार इसके सेकंड पार्ट की सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी अकाउंट्स डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सेम एंट्री टू सैलरी
सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स अमाउंट है सैलरी का 4,000 रुपये 4,000 रुपये। इसी प्रकार इसकी नरेशन लिखोगे। बीइंग सैलरी ड्यू बीइंग सैलरी ड्यू मतलब बकाया। अब इसके बाद है फिफ्थ सीरियल नंबर है परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर प्रोपराइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। मालिक के लिए फर्नीचर खरीदा 6,000 रुपये का और इसका भुगतान बैंक से किया गया है। तो मालिक के लिए जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। और ये कैसे किया गया है, इसका भुगतान बैंक से दिया गया। तो बैंक अकाउंट्स गिवन का कार्य करे, पर्सनल अकाउंट्स है इसलिए इसको क्रेडिट करोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। ड्राइंग अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। अमाउंट हो गया इसका, अमाउंट है 2 लाख पर 9%। क्या इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 2 लाख गुणा में 9 गुणा में 1 साल का 1/100 परसेंटेज के लिए 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो 2 में 18,000 रुपये कितना आ गया। अच्छा ये ड्राइंग अकाउंट थी 6,000 रुपये। अच्छा 6,000 रुपये पहले लिखोगे, उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री करोगे। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर प्रोपराइटर, मालिक के लिए खरीदा है। राइटर। अब इसके बाद है 6th प्रोवाइड इंटरेस्ट। 2 लाख पे 9% ब्याज देना है तो 2 लाख गुणा में 9 गुणा 1/100 18,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया। क्या एंट्री करनी है इसकी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि कैपिटल की मालिक की पूंजी बढ़ जाती है। मालिक के लिए क्या है, एक तरह से इनकम होती है और बिजनेस के लिए खर्चा होता है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स डेबिट। ये खर्चा है इसलिए नॉमिनल अकाउंट से इसको डेबिट करोगे टू कैपिटल अकाउंट्स। मालिक की पूंजी बढ़ जाएगी, इससे कितने रुपये बढ़ जाएगी, 18,000 रुपये बढ़ जाएगी। 18,000 नरेशन लिखोगे। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल कैपिटल। अब इसके बाद 7वीं ट्रांजैक्शन है हमारी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 1,000 रुपये चार्ज किया गया है ड्राइंग, ये बिजनेस के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, इसलिए इनकम है तो इसको क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट करोगे और ड्राइंग अकाउंट बढ़ जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट्स। 1,000 रुपये चार्ज किया गया है इंटरेस्ट ड्राइंग पर, ये लिखोगे। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। ये था हमारा। अब इसका टोटल लिखोगे, टोटल करोगे तो इसका आ जाएगा आपका 55,000 रुपये। कितना आ जाएगा टोटल, 55,000 रुपये और ये 55,000 रुपये। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देखिए माल से संबंधित जो माल हम क्या करते हैं, जो माल दान के रूप में बांट देते हैं या मालिक माल निकाल लेता है या अग्नि द्वारा नष्ट हो जाता है तो उसके संबंध में जर्नल एंट्री देखिए माल से संबंधित जर्नल एंट्री। माल का कारण ड्राइंग इन गुड्स। जब कई बार व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से माल ले लेता है तो इसकी प्रविष्टि क्या करोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट्स। क्या एंट्री करोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट्स। क्रय खाते यानी परचेज अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया जाता है क्योंकि इससे व्यवसाय में माल कम हो जाता है। इस प्रविष्टि में विक्रय खाते को क्रेडिट नहीं किया जाता क्योंकि माल का विक्रय नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त क्योंकि माल का लागत मूल्य पर व्यवसाय से बाहर गया है, इसलिए भी विक्रय खाते के स्थान पर क्या लिखोगे, सेल्स अकाउंट के स्थान पर क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट्स। दान के रूप में
दिया गया माल गुड्स गिवन एज चैरिटी, इसमें दान खाते चैरिटी अकाउंट को डेबिट किया जाता है, क्योंकि ये खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट्स होता है और इसलिए खर्चे को डेबिट किया जाता है। इस खाते को क्रेडिट किया जाता है क्योंकि माल लागत मूल्य पर व्यवसाय से बाहर जा रहा है, यानी परचेज खाते को क्रेडिट करोगे। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इस प्रकार जब सैंपल के रूप में, नमूनों के रूप में हम क्या करते हैं, माल बांट देते हैं मुफ्त में, गोल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कई बार बिक्री बढ़ाने के लिए माल को विज्ञापन के रूप में निःशुल्क बांटा जाता है। इससे विज्ञापन व्यय खाते एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया जाता है, और क्योंकि यह व्यवसाय के लिए खर्चा है, अतः क्रय खाते परचेज अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाता है। तो क्या एंट्री कर दोगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट्स। माल का चोरी हो जाना, अग्नि से नष्ट हो जाना, लॉस बाय गुड्स बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर। जब लॉस होता है तो क्या एंट्री करोगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब इन केस ऑफ गुड्स, जब हम माल का बीमा करवा लेते हैं तो क्या एंट्री करोगे, इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम देती है या इंश्योरेंस क्लेम जो प्राप्त होता है उसको डेबिट करोगे। टू लॉस बाय थेफ्ट, कितना लॉस दिया है, कितना क्लेम दिया है वो लिखोगे। टू लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर इज द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, यानी पूरी जितने की हानि हुई है पूरी राशि प्राप्त हो जाती है, तो एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इफ द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, पूरा क्लेम नहीं देती तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना लॉस हुआ है उसको कहाँ डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। और इसके बाद लिखोगे नरेशन इसकी। अब इसके सामने क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। इसकी स्टेटमेंट देखिए, जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन। निम्नलिखित की जर्नल एंट्री करनी है आपने। गुड्स फॉर ₹50,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, 50,000 रुपये का माल अग्नि द्वारा नष्ट हो गया। गुड्स वर्थ ₹18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड ₹20,000 गिवन टू एनी टू चैरिटी इन केस। 18,000 रुपये का माल बांटा है फ्री सैंपल के रूप में, और 20,000 रुपये दान के रूप में दिए हैं, 20,000 रुपये दान के रूप में दिए हैं। गुड्स वर्थ ₹25,000 और माल 25,000 रुपये का, कैश ₹40,000 और नकदी 40,000 रुपये की वर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर दिस पर्सनल यूज, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले हैं। गुड्स वर्थ ₹20,000, कैश ₹5,000 वर गिवन एज चैरिटी, 20,000 रुपये का माल और 5,000 रुपये नकदी दान के रूप में दिए हैं। कैश ₹1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर्स, जो व्यापारी है उसकी तिजोरी से 1 लाख रुपए की राशि की चोरी हो गई। तो ये 4-5 ट्रांजैक्शन है, इनकी जर्नल एंट्री करनी है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 डालोगे यहाँ। उसी प्रकार फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, गुड्स वर्थ ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, 50,000 रुपये का माल अग्नि द्वारा खराब हो गया, नष्ट हो गया। तो क्या एंट्री करोगे, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट्स। क्या लिखोगे, लॉस बाय, पहली ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट्स डेबिट टू परचेज अकाउंट्स। अमाउंट हो गया कितना, 50,000 रुपये, 50,000 बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अग्नि द्वारा माल नष्ट हो गया। अब इसके बाद है सेकंड ट्रांजैक्शन, गुड्स वर्थ द 18,000 रुपये का फ्री सैंपल के रूप में माल बांटा है, 20,000 रुपये का चैरिटी कैश दिया ही। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव लिखोगे जो फ्री सैंपल के रूप में बांटे हैं, और इसे माल बांटे हैं तो परचेज लिखोगे। क्या एंट्री हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या अकाउंट्स डेबिट
टू परचेज अकाउंट्स। परचेज अकाउंट्स कितने का माल बांटा है? 18,000 रुपये का। 18,000 18,000 जरा से लिखोगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ये विज्ञापन का कार्य करता है। अब इसके बाद 20,000 रुपये का जो दान के रूप में कैश गया है वो इसकी एंट्री क्या करोगे? चैरिटी अकाउंट्स डेबिट टू कैश अकाउंट्स 20,000 रुपये नरेशन लिखोगे बीइंग कैश पेड एज चैरिटी के रूप में कैश दिया हमने दान के रूप में। अब है 25,000 गुड्स वर्थ 25,000 एंड कैश रुपीज 40,000 वर टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। 25,000 रुपये का माल और 40,000 रुपये की नकदी मालिक ने अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली है। तो ये क्या हो जाएगी? ड्राइंग। क्या लिखोगे? ड्राइंग अकाउंट्स डेबिट। माल निकाला है तो टू परचेज अकाउंट्स। अगर नकदी ली है तो टू कैश अकाउंट्स। माल कितने का निकाला है? 25,000 रुपये का और 40,000 रुपये का क्या लिखा है इन्हें? 40,000 रुपये की नकदी। तो इस तरह से 65,000 तो बीइंग गुड्स एंड कैश यूज फॉर पर्सनल पर्पज। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स वर्थ ₹20,000 कैश ₹5,000 वर्क गिवन एज चैरिटी। दान के रूप में दिया है 20,000 रुपये का माल और 5,000 रुपये नकदी। तो चैरिटी अकाउंट्स डेबिट टू परचेज अकाउंट्स टू कैश अकाउंट्स 20,000 रुपये की परचेज और 5,000 रुपये का कैश। इस तरह से 25,000 रुपये। और इसके बाद कैश रुपीज 1 lakhs was stolen by the iron safe of the traders। so loss by theft अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स। तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी? लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और इसका टोटल करो तो दोनों साइड का टोटल कितना आएगा? 2,78,000 रुपये।